जय हिंद दोस्तों, नमस्कार जी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जी। मोस्ट वेलकम है साथियों। आप सभी ने पार्ट 1 में बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सपोर्ट दिया था, तो यह मेरा पार्ट 2 है। आशा करते हैं कि आप सभी को पार्ट 2 बहुत ही बेहतर लगेगा, बहुत ही मजा आएगा। ठीक है जी, तो ये क्लास को शुरू करते हैं। तो साथियों, यह इकाई हमारा 1 है संसाधन एवं उपयोग। क्या साथियों? संसाधन एवं उपयोग। इसका लिटरेचर हमारा 2 है। आप सभी ने इसका होमवर्क कर दिया था, है ना। यदि आप लोग जो पार्ट 1 में होमवर्क नहीं किए थे, इसका आंसर जो है ना आप लोग जरूर कर दीजिएगा। देख लीजिए, इसका भी आंसर कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए जी क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे संसाधनों का वर्गीकरण, यानी संसाधन का वर्गीकरण क्या है। ठीक है, तो आइए, क्वेश्चन हमारा है कि विकास के आधार पर संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में बांटा गया जी। एक है हमारा संभावी संसाधन, दूसरा है विकसित संसाधन, तीसरा है भंडार संसाधन, चौथा है संचित कोष संसाधन। जी आइए बारीकी से इसको पढ़ते समझते हैं। संभावी का मतलब क्या हो? संभावना होता है। संभावी मतलब क्या होता है? संभावना होता है। ठीक है ना। वैसे संसाधन जिनको भविष्य में उपयोग में लाए जाने की संभावना होती है, अभी प्रयोग नहीं करते हैं, जिसका कि भविष्य में प्रयोग करेंगे, संभावना है कि उसका प्रयोग हो सकता है, उसको बोलते हैं संभावी संसाधन कहते हैं। क्लियर है? अब आता अगला है विकसित संसाधन किसे कहते हैं। देखिए, कुछ संसाधन ऐसे हैं जिनमें खटना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, उसको विकसित करना पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विकसित का संसाधन कहते हैं। देखिए, ऐसे संसाधन जिनका वर्तमान समय में उपयोग किया जा रहा है उसे विकसित संसाधन कहते हैं। जैसे कि पेट्रोल, इसको विकसित करके जमीन के अंदर से निकाला गया, प्यूरिफिकेशन किया गया है, तब पेट्रोल जो हम यूज करते हैं। ठीक है ना। डीजल, कोयला, ऐसे यहाँ आपका अनवीकरणीय संसाधन भी है और ये आपका क्या है? विकसित संसाधन भी है। ठीक है। अगला है भंडार संसाधन। भैया, भंडार का मतलब क्या होता है? भंडार करके जमा रखना। जैसे आप लोग घर में मकई जो रखते हैं ना कि अधिक रेट होगा तब बेचेंगे, उसी प्रकार से होता है भंडार संसाधन। ठीक है। देखिए, ऐसे संसाधन जो वर्तमान समय में भंडार के रूप में है, वर्तमान में भंडार में है लेकिन उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका उपयोग नहीं हो रहा है, उसे भंडार संसाधन कहते हैं। अगला आते हैं संचित कोष संसाधन। संचित कोष, कोष का मतलब होता है जमा करना। संचित का मतलब, संचित कोष का मतलब है एक भंडार के रूप में जमा करके रखना होता है। ऐसे संसाधन जो प्रकृति में संचित है, प्रकृति में कहीं ना कहीं संचित है, किसी न किसी जगह में संचित है, लेकिन उन्हें उपलब्ध तकनीक के आधार पर, तकनीक के द्वारा उपयोग में लाया जा सकता है। या बिना तकनीक का यह बेकार हो रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे प्रकृति में संसाधन है जो कि अवेलेबल है, लेकिन बिना टेक्नोलॉजी के द्वारा वह उपयोग में नहीं आ रहा है, और उसमें टेक्नोलॉजी लगाएंगे, उसमें जो तकनीक लगाएंगे, मतलब टेक्नोलॉजी लगाएंगे, तभी वो मेरा उपयोग में आ सकते हैं, तो उपयोग में नहीं आ सकते। ऐसे संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं? संचित कोष संसाधन कहते हैं। ठीक है। चलिए आइए, कुछ यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही काम आएगा। किसके लिए भाई? ये आपका जो है ना ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही जो है ना हेल्पफुल रहेगा। पहला पॉइंट क्या है भाई? पहला है किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत 200 किलोमीटर क्षेत्र में राष्ट्रीय संपदा निहित होती है। कितना? 200 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, 200 किलोमीटर के अंदर में क्या होता है? आपका राष्ट्र संपदा निहित होता है। अगला है किसी देश की तट रेखा से, किसी भी देश का तट रेखा से छोड़कर जो है ना 200 किलोमीटर को छोड़कर जो है ना, और 200 किलोमीटर के दूरी को छोड़कर वो जो क्षेत्र बसता है उसे कहते हैं आर्थिक अपवर्तक क्षेत्र कहते हैं। अगला है गुजरात का एक प्रदेश है, गुजरात का एक जगह जिसका नाम भुज है, तो वहां पे सौर ऊर्जा का उपयोग, सौर ऊर्जा का उपक्रम जो है ना, जो उपक्रम जो बड़े बड़े मशीन सब हो गए ना, उस उपकरण होता है, उपक्रम बड़े स्तर पर लगाया गया है। अगला है राजस्थान में। प्यारे बच्चों, यह जो ऑब्जेक्टिव है बहुत ही खास है, आप लिख लीजिए, आपका 2025 में दौड़ेगा ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन में आएगा कि राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है। तो सौर ऊर्जा के विकास की सबसे अधिक संभावना कहां में है? तो राजस्थान में है। अगला है शीत मरुस्थल के रूप में लद्दाख क्षेत्र प्रसिद्ध है। किसमें? तो शीत मरुस्थल क्षेत्र कहां में है? तो लद्दाख में है। अगला है कि महात्मा गांधी का कथन क्या भैया? महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है भाई, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। गांधी जी ने कहा था हमारे पास भूख मिटाने के लिए, पेट भरने के लिए बहुत सारे संसाधन है हमारे पास, का मतलब हम भारतवासियों के पास। ठीक है ना।
तो भारतवासियों के पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है कुछ। पेटी मतलब बैंक बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं है। किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। मेधा पाटेकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है, अभियान से है। अगला है कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है। ध्यान से समझिएगा कि चिपको आंदोलन का नेता कौन था? सुंदरलाल बहुगुणा। यह उत्तराखंड राज्य में शुरू हुआ था। इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे जब लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो बताएंगे आपको चिपको आंदोलन क्यों हुआ था, कहाँ हुआ था, है ना, होने का वजह क्या था, आखिर उसका नाम चिपको क्यों पड़ा, इस बारे में जानेंगे। चलिए, संदीप पांडे का संबंध वर्षा जल संचय से है। अब वर्षा जल संचय क्या होता है? देखिए, वर्षा जल का मतलब हो गया वर्षा का पानी, संचय का मतलब है जमा करना। तो संदीप, देखिए पहले क्या हुआ करता था जी, पहले जो है ना, जो खेती हुआ करता था वो आपका मानसून पर हुआ करता था। मानसून का मतलब समझ रहे हैं? वर्षा पर हुआ करता था। वर्षा होगा तो खेती होगा, वर्षा नहीं होगा तो खेती नहीं होगा। तो इसके ऊपर ना इसने संदीप पांडे ने कुछ विचार दिया था कि अपना अपना खेत में सभी लोग क्या करेंगे, या भी आपका जहाँ पे जो जगह बचता है वहां पे, जैसे आपका खेत है तो क्या कीजिएगा, खेत का एक कोना में बड़ा सा गड्ढा खोद दीजिएगा, और जब वर्षा पड़ेगा ना, सब पानी को इसमें चुआ के, मतलब इसमें गिरा कर रख दीजिएगा। जब वर्षा नहीं पड़ेगा तब इस पानी का प्रयोग करेंगे। इसे कहते हैं वर्षा जल संचय कहते हैं। ठीक है ना? चाहे खेत का किसी कोना में खोल के धर सकते हैं ताकि पानी पटाने में सुविधा होगा, है ना, पटाना मतलब पानी सिंचाई करने में सुविधा होगा। या आप किसी और जगह में जो है ना, बड़ा सा गड्ढा खोल के पोखर बना के आप पानी को जमा कर सकते हैं ताकि वह पानी आपका सिंचाई में काम आ सके। यह बात किसने कहा था? तो संदीप पांडे ने। इसने संदीप पांडे ने। गांधी जी मशीन द्वारा उत्पादन के घोर विरोधी थे, यानी गांधी जी हमेशा मशीन के विरोधी रहे थे। गांधी जी कहते थे कि भैया एक मशीन ना बाबू, एक मशीन जो है ना कई कारीगरों के हाथों के कला को मार देता है, इसलिए मशीन का विरोध करना चाहिए। कौन कहते हैं? गांधी जी। क्योंकि एक, अब देखते हैं ना, जेसीपी सब आ गया। एक जेसीपी लगभग मेरे ख्याल से लगभग 50-60 मजदूर का जो ना एक दिन का जो ना मजदूरी मार देता है, एक ही बार में कोर के धर देता है। हमें ख्याल से 50 का 100-200 से बेसी जो ना मजदूर का जो ना मजदूरी को मार देता है। ठीक है ना? वही है, गांधी जी थे वो मशीन का क्या थे? घोर विरोधी थे कि मशीन से उत्पादन नहीं होगा, जो भी होगा चरखा से, हाथ से सूता काटेंगे, हाथ से बुनाई करेंगे, वो कपड़ा जो ना क्या होगा? अच्छा कपड़ा होगा। लेकिन आजकल तो मशीन का ही ज्यादा प्रयोग हो रहा है। देखते हैं मशीन पर डिजाइन का कपड़ा सब बन के आ चुका है। ठीक है, अगला है कि संसाधन संरक्षण के लिए सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 1968 में हुई, जिसकी वकालत क्लब ऑफ रोम ने की थी। किसने किया था? क्लब ऑफ रोम में। संसाधन संरक्षण के लिए पहला वकालत कहाँ में हुआ था? कब हुआ था? 1968 में। तो इसका वकालत किसने किया था? क्लब ऑफ रोम ने किया था, रोम ने। अगला आते हैं स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक। स्मॉल इज ब्यूटीफुल एक पुस्तक था जिसके लेखक थे सुमेश सर। उन्होंने 1974 में जो लिखा था, 1974 में सुमेशर ने, या इसको आप सुमशेर भी बोल सकते हैं ना, 1974 में स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक का क्या किया था? प्रकाशन किया था। अगला है स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक में गांधी जी के विचार भी प्रस्तुत है, प्रकाशित हुए हैं। यानी कि गांधी जी भी जो है ना इस पुस्तक में कुछ ना कुछ अपना विचार लिखे थे, रखे थे। 1987 ईस्वी में ब्रंडलैंड आयोग प्रस्तुत हुआ था। ब्रंडलैंड रिपोर्ट को हमारा साझा भविष्य पुस्तक भी कहा जाता है। अगला है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो यानी कि ब्राजील में 1992 ईस्वी में हुआ था। अगला आते हैं कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में 178 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। कितना? याद रखिएगा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में 178 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। अगला आते हैं कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 ईस्वी में न्यूयॉर्क अमेरिका में आयोजित हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1997 में हुआ था। कहाँ में हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था, यानी कि अमेरिका में हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। तो देखिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था मेरे साथियों, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आपका हुआ था 1992 में हुआ था। उसमें 5 साल जोड़ दीजिए, आपका हो जाएगा द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। 5 जोड़ेंगे ना तो 92 और 5 कितना हो जाएगा? 1997। इसमें क्या +5 साल ना जोड़े, यानी द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को +5 सम्मेलन भी कहते हैं। अगला है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में हुआ था। पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व पर्यावरण शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में आयोजित हुआ था। अगला है कि प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यह बहुत ही खास पॉइंट है, बहुत खास क्वेश्चन है, आप इसे याद कर लीजिएगा
कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, क्योटो सम्मेलन दिसंबर 1997 ईस्वी को पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो शहर में आयोजित किया गया था। तो क्योटो सम्मेलन कहाँ में हुआ था आयोजित? तो क्योटो शहर में, कहाँ में? जापान में। जापान का एक क्योटो शहर था, जापान में हुआ था, ठीक है ना। कब हुआ था? तो दिसंबर 1997 में हुआ था। अगला आते हैं, क्योटो सम्मेलन में 159 देशों ने भाग लिया था। अलग अलग देशों के 159 लोगों ने भाग लिया था, मतलब 159 देशों के 159 लोगों ने भाग लिया था। अगला है, क्योटो सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन यानी कि ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 26 अगस्त, है ना, 26 अगस्त से 4 दिसंबर 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन में लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। पहला में कम लिया था, 159 लिया था, सॉरी 178 लिया था। दूसरा में थोड़ा कम, कितना लिया? दूसरा में दूसरा के साथ 159 ही लिया था, पहला में 178 लिया था, ठीक है ना। लेकिन जब तीसरा हुआ ना, तीसरा में क्या हुआ? तीसरा में लगभग सभी लोगों ने जान गया कि नहीं, अब हमें पर्यावरण को बचाना है, पर्यावरण के बारे में सोचना है, नहीं तो और पर्यावरण सही नहीं रहेगा तो ऐसे भी जीवन बेकार हो जाएगा, मतलब जनजीवन क्या होगा? कष्ट में पड़ जाएगा। इसलिए तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ 2002 में जो हुआ था, है ना, उसमें लगभग 2000 देशों के लगभग 2000 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। अगला आते हैं, कोयला और नवीकरणीय संसाधन है। क्या है? कोयला एक और नवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध संसाधनों के और नियोजित विदोहन से है। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के लगभग 19.2 किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्र संपदा निहित है। कितना है? 19.2 किलोमीटर के क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं राष्ट्र संपदा कहते हैं। समुद्री क्षेत्र से छोड़कर 19.2 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है ना, वह राष्ट्र संपदा होता है, किसी देश का होता है। अगला है कि प्रकृति प्रदत्त संसाधन किसे कहते हैं? देखिए, प्रकृति में उपस्थित सभी पदार्थों के साथ ही जलवायु हो गया, उच्चावच हो गया, जैसे कि भौगोलिक, वे सभी परिस्थितियां जो मानव जीवन के लिए क्रियाकलापों के लिए आवश्यक होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकृति प्रदत्त संसाधन कहते हैं, ठीक है। इसका एक सिंपल परिभाषा आपको हम लिख देते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है, आप अथवा लिख सकते हैं इस तरह से। प्रकृति, देखिए, प्रकृति का मतलब होता है कि ऐसे संसाधन जिसका निर्माण मानव ने नहीं किया है, वह प्रकृति के द्वारा, ईश्वर के द्वारा पहले से दिया गया है, उसको बोलते हैं प्रकृति प्रदत्त। तो क्या बोलेंगे? वैसे संसाधन जिसका निर्माण मानव द्वारा नहीं किया गया हो, है ना, नहीं किया गया हो, उसे प्रकृति प्रदत्त संसाधन कहते हैं। यानी कि ऐसे संसाधन जिसका निर्माण मानव के द्वारा नहीं किया गया है, वह प्रकृति के द्वारा पहले से निर्मित है, उसे कहते हैं प्रकृति प्रदत्त संसाधन कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि सूर्य, क्या सूर्य को मानव ने बनाया है? जी, मानव ने नहीं बनाया, यह प्रकृति द्वारा पहले से दिया गया है। हवा, यह प्राकृतिक है। मिट्टी प्राकृतिक है। जल प्राकृतिक है। वनस्पति, पेड़ पौधे जो है, ये भी क्या है? प्राकृतिक है। इसे कहते हैं प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं मानव निर्मित। नाम से स्पष्ट है कि मानव निर्मित, यानी कि मानव के द्वारा निर्माण किए गए संसाधन को मानव निर्मित कहते हैं। यानी कि मानव के द्वारा बनाए गए या मानव के द्वारा निर्मित किए गए संसाधन को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। आप इस तरह से भी बोल सकते हैं। देखिए, मानव द्वारा निर्मित में सभी वस्तुएं, जिससे कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, मानवीय संसाधन कहलाती है। जैसे कि घड़ी हो जाएगा, पंखा हो जाएगा, तालाब हो जाएगा, कारखाना हो जाएगा। तालाब मतलब वह गड्ढा कोर के अपने से तालाब बनाया जाता है ना, उसमें कि मछली पाला जाता है। ये सभी हमारा क्या है? मानव निर्मित है। इन सभी का निर्माण मानव ने किया है। आप अथवा देखिए, इसको लिख सकते हैं, नेक्स्ट परिभाषा अथवा लिख सकते हैं। देखिए, वैसे संसाधन जिसका
निर्माण मानव द्वारा किया गया हो, है ना, किया गया हो, उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। यानी ऐसे संसाधन जिसका निर्माण मानव ने अपने हाथों से किया है, मानव के द्वारा बनाया गया है, उसे कहते हैं मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, आपका घड़ी है, पंखा है, बल्ब है, टीवी है, मोबाइल है, डिजिटल बोर्ड है, टेबल कुर्सी है, ये सभी किसने बनाया है? मानव ने बनाया है। और एक दूसरे मानव ने बनाया है और मानव का काम में आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए जी, आज का क्लास इतना ही रहा हमारा, तो मिलते हैं हम लोग कल अगले क्लास में मिलेंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा मैं, और इसी तरह से प्यार सपोर्ट करते रहिए जिस तरह से आपने पिछले वाले वीडियो में प्यार दिया था। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।